हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी स्टडी सेंटर पर। कल हम लोगों ने कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका पर बात की थी। ठीक है, कोशिका पर बात की थी। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, कल हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर ली थी। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। उसके आगे हमारा बचता है क्या? कोशिका भित्ति। जो हमने 3 गुण बताए थे हर कोशिका में मिलते हैं। क्या? केंद्रक। ठीक है, उसके बाद कोशिका झिल्ली। ठीक है, फिर कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली हमने पढ़ लिया था लगभग। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि सांद्रता के हिसाब से ये विलयन जो कोशिकाओं में जाते हैं, ठीक है, आदान प्रदान होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक सांद्रता के आधार पर। ठीक है, हेडिंग होगी सांद्रता। ठीक है, के आधार पर विलयन। ठीक है, जो कोशिकाओं में जाते हैं सांद्रता के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला समपराशरी। समपराशरी समपराशरी विलयन। ठीक है, यह एक इस प्रकार का विलयन होता है। सम मैंने क्या होता है? बराबर। अब पराशरी शब्द कहां से आया? पराशरण से। यानी ऐसा पराशरण जिसका जो समान हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जार है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा जार है। मान लीजिए कोई झिल्ली है। ठीक है, ये झिल्ली है। तो क्या होगा कि इधर की सांद्रता, ठीक है, इधर की सांद्रता और इधर की सांद्रता बराबर होगी। इस प्रकार के विलयन को समपराशरी विलयन कहेंगे। ठीक है, दूसरे पर आता है अल्प पराशरी। अल्प पराशरी। पराशरी कह लीजिए चाहे पराशरणी कह लीजिए। सरणी। विलयन। ठीक है, यह इस प्रकार का विलयन होता है जब कोई भी कोशिका, मान लीजिए कोशिका है। ठीक है, इसकी सांद्रता, ठीक है, इस कोशिका में इसकी सांद्रता बहुत अधिक है। ठीक है, बहुत अधिक है। मान लीजिए इसमें जब सांद्रता अधिक होगी तो उसमें जल की मात्रा कम होगी और बाहर की सांद्रता कम है। ठीक है, बाहर की सांद्रता कम है। ठीक है, बाहर की सांद्रता इसके अपेक्षा कम है तो क्या होगा कि जो हमने बताया कि जो पराशरण होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, तो पराशरण यहाँ से क्या होगा? ये उच्च सांद्रता है जल की, ये निम्न सांद्रता की ओर होगा, यानी इस कोशिका में होगा। ठीक है, जैसे आपको हमें एग्जाम्पल देके बताते हैं। आप किशमिश देखे होंगे। ठीक है, किशमिश को अगर आप जल में भिगोते हैं तो सुबह देखते हैं कि किशमिश फूल जाती है। ठीक है, वो क्या होता है कि जो किशमिश में, ठीक है, शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, या कहेंगे शक्कर ज्यादा, उसमें शक्कर होता है, मीठा लगता है ना, मीठा लगता है उसमें। तो शक्कर की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। ठीक है, इसी प्रकार बाहर से जब हम जल डालते हैं तो वो क्या होती है? फूल जाती है। ठीक है, किशमिश फूल जाती है। तो ये इसमें क्या होता है कि समपराशरी विलयन ऐसा होता है, इसमें कोई भी कोशिका होती है। ठीक है, अगर हम उसके उच्च सांद्रता हो किसी कोशिका में, ठीक है, बाहर अगर किसी निम्न सांद्रता की में विलयन में डुबोए तो क्या होता है कि वो निम्न सांद्रता का जल इसमें आ जाता है, जिससे कोशिका फूल जाती है। कभी कभी यह कोशिका इतनी फूल जाती है कि ये फट भी सकती है। ठीक है, और तीसरे प्रकार का एक और विलयन आता है। ठीक है, उच्च पराशरणी। ठीक है, उच्च पराशरणी। उच्च पराशरणी विलयन। ठीक है, इसे एक नाम से और जानते हैं। ठीक है, आपके बुक में लिखा होगा उच्च पराशरणी विलयन। ये ऐसा विलयन होता है
जैसे किशमिश आप देखे होंगे, अगर किशमिश को अगर हम चाशनी में डुबोते हैं तो किशमिश और पचक जाती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए किशमिश है, ठीक है, ये किशमिश है, मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है और इसमें उच्च सांद्रता है, ठीक है, उच्च सांद्रता है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए चाशनी है, ठीक है, चाशनी है, ये उच्च सांद्रता, मान लीजिए निम्न सांद्रता है, ये निम्न सांद्रता है, ठीक है, निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता है, ठीक है, निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता है, और ये उच्च सांद्रता है, ठीक है, उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता है। तो क्या होगा कि जो निम्न सांद्रता में क्या होगा कि जल की मात्रा अधिक होगी, तो जल की मात्रा जब अधिक होगी तो जल इधर से इस कोशिका से बाहर निकलने लगेगा, जिससे कोशिका क्या पिचक जाएगी, ठीक है। उच्च परासरणी विलयन में ऐसा होता है कि कोशिकाएं पिचक जाती हैं, ठीक है। हम ये सांद्रता के आधार पर ये विलयन है जो हमारे झिल्लियों से, प्लाज्मा झिल्ली कह लीजिए, कोशिका झिल्ली कह लीजिए, उसमें जाता है, ठीक है। फिर आइए हम आगे देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। सबसे पहले कोशिका भित्ति को किसने देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को देखा था एक पादप की छाल में, ठीक है। तो कोशिका एक मृत भाग होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है, सॉरी, कोशिका भित्ति एक मृत पदार्थ होता है, मृत पदार्थ होता है, मृत पदार्थ होता है, ठीक है। यह बहुत दृढ़, ठीक है, दृढ़ एवं कठोर होता है। आप बाहर देख भी सकते हैं, अगर पेड़ की कोई छाल मिले तो अगर आप उसे चाहें कि जल्दी से तोड़ दें एकदम, इसे मान लीजिए कागज जैसे इस तरह कर दें, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यानी बहुत कठोर होती है, ठीक है। और इसका क्या कार्य है, यह बाहरी आघातों से बचाती है, यह बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। यह बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से क्या, ये हम जंतुओं में नहीं पाई जाती है, यह जंतुओं में अनुपस्थित होती है, ठीक है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिख लेंगे, यह पादपों में उपस्थित होती है, यह पादप या पौधे कर लेंगे, ठीक है, पौधे कर सकते हैं, पादप में उपस्थित होती है, ठीक है, उपस्थित होती है, ठीक है। यह पादपों में, ठीक है, यह पादपों में सेलुलोज, यह पादपों में, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे
ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, ऊपर का मिटा रहा हूँ। या पादप में सेल्यूलोज नामक कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, बना होता है। ठीक है, और यह ठीक है, और यह कवकों में इसे इंग्लिश में फंगस कहते हैं, चाहे फंजाई कह लेंगे। ठीक है, फंजाई कह लेंगे। ठीक है, कवकों में काइटिन नामक कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। और यह जो कोशिका भित्ति होती है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका प्लाज्मोडेस्माटा ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा नामक संरचना द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा संरचना द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, जुड़ी रहती है। ठीक है, आगे लिखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। ठीक है, ये दूसरी कोशिका है। ठीक है, ये दूसरी कोशिका है। ये देख लीजिए क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसी संरचना होती है प्लाज्मोडेस्माटा जैसे इस संरचना का नाम प्लाज्मोडेस्माटा है, जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है। ठीक है, यह कोशिका भित्ति का एक प्रकार से कार्य हो गया। ठीक है, उसके बाद यह कोशिका भित्ति और क्या करती है, जैसे कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिकाएं हैं तो कोशिका क्या करती हैं कि जैसे कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का कभी-कभी ज्यादा निकल जाना होता है। जैसे मान लीजिए कोशिका है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें जो इसकी सांद्रता है। ठीक है, इसकी जो सांद्रता है, यानी इसमें जो जल है। ठीक है, चाहे विलेय है चाहे विलायक है, क्या करे कि यह जैसे मान लीजिए दूसरा है। ठीक है, इसमें से निकल जाए तो क्या होगी कि पिचक जाएंगी। ये क्या होंगी, पिचक जाएंगी। तो इस तरह संरचना हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह जैसे संरचना हो जाएंगी। ये इस कोशिका की संरचना ऐसी हो जाएगी। तो इस घटना को क्या कहते हैं, जीवद्रव। इस घटना को क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन। ठीक है, कुंचन। इस घटना को कहेंगे जीवद्रव कुंचन। ठीक है, जीवद्रव कुंचन कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका और भी कार्य होता है। जैसे ये क्या करती हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ होते हैं। ठीक है,
उनको आवागमन में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी कोशिका भित्तियों द्वारा ये पादप जड़ है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए पादप जड़ है, ठीक है, ये पादप जड़ है, ठीक है, ठीक है, ये पादप जड़ है, ठीक है। तो क्या होंगे कि ये कोशिका भित्ति होगी, ठीक है, इसके बारे में कोशिका भित्ति होगी, फिर कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है। तो जो पानी होता है, पानी तो परासरण विधि द्वारा ये मूल में, ठीक है, परासरण विधि द्वारा मूल में कोशिका भित्ति से होते हुए प्लाज्मा झिल्ली में जाकर, ठीक है, हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। तो कोशिका भित्ति का क्या कार्य हो गया कि हमारे जो पादप होते हैं, पादपों में, ठीक है, पदार्थों का परिवहन जैसे पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने का जो माध्यम होता है वो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, तो आप आशा करता हूं कि आप कोशिका भित्ति के बारे में इतना सभी बातें समझ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा केंद्रक, जो कि तीसरा गुण है, ठीक है, केंद्रक। ठीक है, तीसरा गुण क्या है हमारा, केंद्रक, ठीक है, तीसरा गुण हमारा है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक की खोज हमने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी कितने में, 1831 ईस्वी में। किसमें की थी, आर्किड नामक पादप की जड़ों में, ठीक है, पादप की जड़ों में केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद केंद्रक का और कार्य जानते हैं, ये तो केंद्रक के बारे में हमने जानकारी ले ली कि केंद्रक की खोज किसने की थी, और जिसने रॉबर्ट ब्राउन ने की थी तो किसमें की थी, आर्किड नामक पादप था उसकी जड़ों में की थी, ठीक है, उसकी जड़ों में की थी। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, केंद्रक के द्वारा। तो हम लिख लेंगे यह कोशिका का नियंत्रक स्थल है, नियंत्रक स्थल है, ठीक है, कोशिका का नियंत्रक स्थल है, यानी कोशिकाओं में जो कार्य भी होता है केंद्रक के द्वारा यह पहले से तय किया जाता है, ठीक है, कोशिकाओं में क्या कार्य होगा, ठीक है। दूसरा कार्य इसका क्या होगा, केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक जो होता है, केंद्रक में दो झिल्लियां पाई जाती हैं, इसमें दो हरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, दो झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जो हमारे माता पिता से, ठीक है, हम लोगों में आया है, यानी एक जनक से एक संतति में गया है, वो क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ। हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है। केंद्रक में इसमें, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ इसमें क्रोमैटिन के रूप में होता है, ठीक है, किसमें होता है, क्रोमैटिन के रूप में, क्रोमैटिन के रूप में
होता है, ठीक है, क्रोमैटिन के रूप में अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक में जो झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें से जो केंद्रक द्रव्य है इस झिल्लियों के माध्यम से, इन झिल्लियों के माध्यम से बाहर जाता है, ठीक है। जो झिल्लियां होती हैं इनमें झिल्लियों द्वारा, ठीक है, झिल्लियों द्वारा केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में जाता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में जाता है। हमने जाना केंद्रक के बारे में, ठीक है, केंद्रक के बारे में जान लिया, ठीक है। फिर आगे हम अगली कक्षा में जानेंगे कि कोशिका अंगक क्या होते हैं, ठीक है। कोशिका अंगक यानी कोशिका में मिलने वाले सभी अंग, वो क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे या कोशिका अंगक कहेंगे, ठीक है। आगे की कक्षा में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को केंद्रक, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली समझ में आई होगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।